नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज से रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है और आज बजट भी आया। बजट के जो हाइलाइट्स हैं वो हम आपको आखिरी बता देंगे। हालांकि किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया गया, पर बजट को लेकर कुछ रोचक जानकारियां वो जरूर हम आपको देंगे कि आय के साधन क्या हैं और बजट में कितने क्या खर्च हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें कुछ हम आपको सबसे आखिरी में बताएंगे। और हम सबसे पहले खबरों शुरू करते हैं, क्योंकि बजट की जानकारी देने में हमको थोड़ा समय लगेगा, तो हम खबरें छोटी छोटी कर खत्म करते हैं आज हम। तो पहले तो हम आज प्रभात खबर शुरू करेंगे। तो प्रभात खबर खबरों में बाकी सब आज कैबिनेट वगैरह दायर हुई है चंद्र नगर के बाहर को लेके हाईकोर्ट ने। पर खबर एक ही है कि भाजपा के तमाम नेता जो दूरी बना रहे हैं आजीवन निधि से, उसको लेकर जो एक बात की गई है, उसे कल भाजपा के प्रभारी ने आईना दिखाया तमाम नेताओं को। उन्होंने कहा है कि कॉलर ऊंची करके चल रहे हो, इसके पीछे पार्टी है। मतलब जो रुतबा मेंटेन कर रखा है आपने, वो केवल पार्टी के कारण ही। पार्टी से बाहर होते ही पार्टी से आदमी की वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं दी जाती। और ये बात है भी सही कि जब तक आप पार्टी के साथ हो, जब तक आपका पार्टी में सम्मान है। क्या है शकल जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आईना दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है, समझने लायक बात है। वजह ये है कि आजीवन सहयोग निधि शुरू हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से तमाम नेताओं ने दूरी बनाना शुरू कर दी है। जेब ढीली करना नहीं चाह रहे हैं। इसको लेकर जो है नगर प्रभारी है राजेश सोलंकी, जो कप्तान सिंह सोलंकी जी के बेटे हैं, उन्होंने कल दीनदयाल दफ्तर पर बैठक ली थी। सारे भाजपाइयों को बुलाया था। उन्होंने 2 टूक बात कही है कि जिस तरीके से आप टिकट और पद हासिल करने के लिए दबाव, प्रभाव, दंड, शाम, दंड, भेद सब अपनाते हो, वैसी ही मेहनत जो है आजीवन सहयोग निधि को जमा करने में भी करें। क्योंकि आपका जो रुतबा है, आप चौराहे पे खड़े रह के बड़े शान से जो है कॉलर ऊंची करके जो खड़े रहते हो, बताते हो कि आप जिम्मेदार पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो, बड़े नेता हो। तो ये सब जो रुतबा आपका जो दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ पार्टी की वजह से दिखाई दे रहा है। और ये तभी कायम रहेगा जब पार्टी चलती रहेगी। और पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है और वो पैसा जो जुटाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि भाजपा के पास तो अभी जो बजट का जानकारी आई है, जो जानकारी उन्होंने जारी की थी चुनाव आयोग ने भी, कि भाजपा के पास में 8 राज्यों से ज्यादा बजट हो चुका है। मतलब 12-14 हजार करोड़ का बजट है। फिर भी पैसों की जरूरत भाजपा क्यों पड़ रही है? पैसों की जरूरत हर साल भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है। और फरवरी में आजीवन सहयोग निधि का अभियान शुरू होता है ताकि साल भर के खर्चे निकाले जा सके। हालांकि मैं आपको इतना बता देता हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के आजीवन सहयोग निधि जुटाने का कार्यक्रम चलता है। राजस्थान की बात कर ले, दूसरे प्रदेशों की बात कर ले, तो वहां इस तरीके का अभियान नहीं चलाया जाता है। आश्चर्य की बात है, ये केवल यहीं पर है। एक और बात इसमें आपको बता दूं, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब केंद्र भाजपा के केंद्र संगठन की तरफ से इस प्रकार के चंदा उगाने किसी प्रकार की कोई जानकारी जारी नहीं की गई कई प्रदेशों में। ये केवल मध्य प्रदेश में ही है। ये आपने सही कहा। अब हम अग्निमाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाण खबरों में जो 1-2 खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो भगोरिया से पहले, अभी तक आप लोगों को भगोरिया देखने के लिए जो भी लोग देखना चाहते थे, या तमाम लोग इंदौर से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं आदिवासी अंचल में, झाबुआ वगैरह, कुक्षी वगैरह, जहाँ जहाँ भी होता है। और बड़ा आदिवासियों की बहुत करीब से आप उस संस्कृति को निहार सकते हो। कई परिवारों के बच्चे जो बाहर चले जाते हैं वो भी भगोरिया के दिनों में वहाँ पहुँचते हैं। और उसमें जो आदिवासी परिवारों से निकले हुए डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी जो बन चुके हैं, वे भी भगोरिया में अपना वहाँ जरूर पहुँचते हैं। पर इस बार भगोरिया को लेकर जो है 22 फरवरी को आदिवासी संस्कृति का परिचय देने के लिए यात्रा का आयोजन गांधी हाल में किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप आकर ये देख सकते हैं कि एक झलक उसकी कि आज भगोरिया का वहाँ कैसा महोत्सव होता है। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर में जत्रा तो लगता है। मराठी फूड्स फेस्टिवल, पहनावे और मराठी संस्कृति को दिखाने के लिए जत्रा बरसों से हो रहा है। और अब जो है एक नई शुरुआत जो है आदिवासी संस्कृति के यात्रा से होने जा रही है। परसों से ये जो मेला है, 3 दिनी मेला गांधी हाल में लगने जा रहा है, जहां जड़ी बूटियां जो जंगलों में पाई जाती है, जड़ी बूटियां जिसका इस्तेमाल आदिवासी समाज करता है, वो जड़ी बूटियां आपको देखने को मिलेगी। वहां का लोक नृत्य वहां देखने को आपको मिलेगा। वहां की संस्कृति, वहां का परिधान और वहां का खान पान भी आपको दिखाई देगा। और आपको ये भी बता देता हूं कि 21 तारीख को वहां पर हमू काका बाबा ना पोरियाना जो गाना जो है सबसे ज्यादा आदिवासी बहुली से निकलकर जो प्रसिद्धि पाया है, वो उसके जो मुख्य कलाकार हैं वे भी इसे सुनाने के लिए अपनी मंडली के साथ आ रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं, जो वैसे भी इंदौर सांस्कृतिक नगरी है और तमाम लोग ये सब चीजें देखने के लिए अपने आप पहुंचते हैं। अग्निमाण की एक और खबर में बात कर ले रहे हैं। अंततः शिवाजी मार्केट की दुकानों का निराकरण हो गया। 126 दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। यहाँ पे भी केवीएट दायर की गई थी। और एक और केवीएट आज चंदन नगर को लेकर भी नगर निगम ने दायर की हुई है। वहाँ का रोड जो है 80 फीट का बनना, 60 फीट का 80 फीट का है, 60 फीट का रोड बनना, उसको लेकर जो है केवीएट वहाँ की भी दायर हो चुकी है। और यहाँ शिवाजी मार्केट की बेदखली के नोटिस जारी कर दिए। 15 दिन में इन्हें शिवाजी मार्केट की दुकानों का कब्जा सौंपना है। इसके बाद ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा।
मुझे लगता है अगले 1 महीने के अंदर यहाँ पर आपको परिणाम दिखने लगेंगे। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को 125 जो दुकानदार है उन्हें जो नंदलालपुरा में जो नया मार्केट बनाया वहाँ शिफ्ट करने के लिए नगर निगम काफी समय से कवायद कर रहा है। पर वह सबसे बड़ा पेच ये फंस रहा है कि जिन्हें दुकानें नगर निगम ने अलॉट की थी उन्होंने कोर्ट बाहेती करते हुए आगे दुकानें बेच दी है। असल मालिक ढूंढने में कई दुकानों में दिक्कत आ रही है, जो मिल गए हैं वे जाने को तैयार नहीं है। इसको लेकर पिछले दिनों कोर्ट में दुकानदारों ने याचिका भी लगाई थी। तब कोर्ट से एक निर्देश मिला था नगर निगम को कि इनके साथ जो है जबरदस्ती ना खाली कराया जाए, जो नियम कायदे हैं तरीके से खाली किया जाए। नगर निगम ने उस चीज को नहीं माना है और नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है बेदखली के। 15 दिन का वक्त दे दिया है, 15 दिन बाद नगर निगम इन्हें बेदखल कर देगा। अब बात वही आ रही है कि अभी नंदलालपुरा के लिए इन्हें अब दुकानें भी नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से बेदखली का आदेश होने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की राजीनामा होता दिखाई दे रहा है। अब तो दुकानें पूरी तरह से छोड़नी होगी, हालांकि मामला कोर्ट तक फिर जाएगा। हाँ, मुझे लगता है पर अब रेमेडी मिलने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने अपनी तरफ से एक बार कह दिया कि जो भी बैठ के हल हो सकता है वो किया जाए। आपको दूसरी जगह दी जा रही थी, आप नहीं जा रहे हो तो आप दोषी होगे उसके अंदर, इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मामला किनारे पे आ गया है। अब हम दोपहरी खबर की बात कर लेते हैं। दोपहरी खबर की पहले पेज की 2 खबरों की बात करूंगा मैं। आपको याद होगा कि हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री है सरकार के, और पिछले दिनों जब एप स्टील फाइल में उनका नाम आया था, यौन शोषक और यौन अपराधी जो है एप स्टील की फाइल में उनका नाम जब आया था, ताबड़तोड़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं 4 बार से ज़्यादा मिला नहीं, वो भी डेलीगेशन के साथ मिला हूँ, उसके अलावा मेरी कोई बातचीत भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब उनके जो धड़ाधड़ के पीछे एक मेल मिल रहे हैं, जो अमेरिका के न्याय विभाग ने जो फाइल कागज जारी किए उसके अंदर उनके जो मेल मुलाकात के मिले, उसमें 62 तो मेल मिले दोनों के बीच बातचीत के, मिठाई तक के मेल मिले कि मेरी मिठाई का क्या हुआ, ये भी तो मिले। इसके अलावा 14 बार एप स्टील से उनकी बेहतरीन मुलाकात भी न्यूयॉर्क वगैरह में हुई है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद में जब केंद्रीय मंत्री का चरित्र उजागर हो जाए तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में अनिल अंबानी का मामला भी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है कि वे प्रधानमंत्री तक को लपेटने की कोशिश उसमें करते रहे जब एप स्टील की फाइल में उनकी बातचीत होती रही थी। एक और खबर ये कि रॉबर्ट कियोसाकी जो है दुनिया के बहुत बड़े मान्यवर अर्थशास्त्री, उन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्दी शेयर बाजार बहुत बुरी तरह से क्रैश होने वाला है। ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैश होगा, जिसमें पूरी की पूरी तरह से बाजार को बहुत नीचे जा चुका रहेगा। लाखों करोड़ निवेशकों का जो है भारी नुकसान इसमें होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अप्रैल में होंगे, इसमें पश्चिम बंगाल और असम भी शामिल है। सबसे 4-5 खबरें थी जो हमने आपको पहले पेश की बताई। अब एक खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो बेसिक खबर है। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी हालांकि मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए समय है, पर मध्य प्रदेश में सिंगल सीट पे जो दिग्विजय सिंह जी हैं, एक और अशोक सिंह है जो पिछली बार बने थे, वो ग्वालियर के, अशोक सिंह यादव हैं, वो ग्वालियर से बने थे। ये सीट दिग्विजय सिंह जी की खाली हो रही है, उस पर कई नेताओं की नजरें हैं। जो एनालिसिस बताया जा रहा है और जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, वरिष्ठ सूत्र बता रहे हैं, उनका एक मानना है और जो गणित बताया जा रहा है उसके हिसाब से अरुण यादव इस दौड़ से बाहर है। क्यों इसलिए बाहर है कि ऑलरेडी एक यादव राज्यसभा में जा चुके हैं। अशोक कुमार सिंह यादव जो है, अशोक सिंह यादव जो है वो ग्वालियर से जा चुके हैं, इसलिए अरुण यादव 2 बार नहीं हो पाएंगे। 1 नंबर बात, कमलनाथ को इस बात का डर है कि अगर छिंदवाड़ा विधानसभा मुझे खाली करना पड़ी, छिंदवाड़ा विधानसभा हार गए अगले बार, तो उनका आगे का भविष्य उनका और उनके परिवार का शून्य हो जाएगा। इसलिए वे छिंदवाड़ा की सीट खाली करने को तैयार नहीं। अब वे अगले मध्य प्रदेश के अगली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगने वाले हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर कोई अभी तक तो कोई बात नहीं है, पर यह माना जा रहा है गेंद घूम फिर के दिग्विजय सिंह के पाले में आ जाएगी। यदि जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, इनमें से किसी को भी अगर राज्यसभा में भेजने की कोशिश की तो ये नहीं जा पाएंगे। उसका कारण यह है कि 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा में एक पांव से जाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो 64 में से अगर ये 5-6 भी खसक गए तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा। ऐसे में घूम फिर के गेंद जो है वापस दिग्विजय सिंह के पाले में आती हुई दिखाई दे रही है। क्या है जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह सीट छोड़ेंगे तो तय हो चुका है, और सीट छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है करीब 25-26 साल बाद इंदौर से एक उम्मीद जागी है कि इंदौर से राज्यसभा में कोई जा सकता है। पर सवाल फिर उठता है कौन जा सकता है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे राज्यसभा में जा नहीं सकते। वे राज्यसभा में चले गए तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना पड़ जाएगी, और प्रदेश अध्यक्ष की वे कुर्सी अभी फिलहाल छोड़ना नहीं चाहते हैं। वजह यह है कि जिस तरीके से वे प्रदेश को चला रहे हैं और पूरी कमांड उनके हाथ में आ गई है, ना दिग्विजय सिंह का दखल बचा है, ना कमलनाथ का दखल बचा है, ना ही तो किसी दूसरे बड़े गुट का दखल बचा है। ऐसे में बचते हैं सज्जन सिंह वर्मा, और इसमें एक बड़ा नाम जो जुड़कर आता है वो सत्यनारायण पटेल का भी जुड़कर आता है। हालांकि सत्यनारायण पटेल के साथ में एक बड़ी दिक्कत यह है कि
जितने चुनाव लड़े हैं उसमें बहुत सारे चुनाव वे हार चुके हैं, पर उनके पास कहने को ये भी है जब कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था इंदौर शहर में तब उन्होंने कुर्बानी दी है। तो ऐसे में एक उम्मीद ये मानी जा सकती है कि सत्यनारायण पटेल का भी कहीं से दाव लग सकता है। राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस से और प्रियंका वाड्रा से काफी नजदीकी से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक रास्ता बस एक सत्यनारायण पटेल की थोड़ी बहुत संभावना दिख सकती है, बाकी तो संभावना इंदौर का भाग्य चेंज जाए ये बड़ी किस्मत की बात होगी, क्योंकि आपस की खींचातानी भी इतनी ज्यादा है कि इंदौर के नेता ही इंदौर के नेताओं को आगे बढ़ने से इसमें ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जातिगत समेट को साधने के लिए जो किसी आदिवासी बहुल्य इलाके से या SC/ST वर्ग से भी किसी को जो राज्यसभा में भेजा जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। हम धीरे धीरे हंडी के चावल जब तक पकते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ये तो थी अखबारी खबर है। आज बजट पेश हुआ है, मोहन यादव जी के उसका बजट जो पेश हुआ है तो ना इसके पहले एक पत्रिका की जानकारी और देती, पत्रिका की खबर एक पहले थी, पत्रिका में एक खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। मेट्रो में स्मार्ट एंट्री 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा नया सिस्टम मेट्रो में। आपने अगर बड़े शहरों में देखा होगा तो उनका वो जो है सिक्का डाल के या उनका क्वांट डाल के जो है आप गेट खुलेगा, उसके बिना आप अंदर नहीं जा पाएंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत मदद मिलती है। क्या है सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेट्रो में आपको एंट्री और एग्जिट के लेकर जो डिजिटल शुरुआत जो है, जो सुपर कॉरिडोर के जो 3 स्टेशन है वहां से होने जा रही है। एक बार ट्रायल वहां की जाएगी और मैं आपको बता दूं अगले महीने होली के बाद तक मेट्रो एडिशन चौराहे तक आने वाली है। ऐसे में सारे स्टेशन पे इस तरीके की सुविधा सामान्य तौर पर शुरू कर दी जाएगी। अभी ट्रायल के तौर पर 3 स्टेशनों पर कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं सेफ्टी CSR जो है जो आने वाले हैं कमिश्नर इसका दौरा करने के बाद अभी मिनी टीम आ चुकी है जो 2 दिन से दौरा कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि जो मेन टीम है वो जो 1 आध हफ्ते में आ जाएगी, उसके अंदर सर्वे होगा और मेट्रो हमें इंदौर शहर में चलती हुई दिखाई देगी। तो ये तो थी खबरें। हम आपको आज बजट की जानकारी देते हैं। जो बजट 11 बजे रखा गया था मोहन यादव जी सरकार का पहला डिजिटल बजट था जो इस बार पेश किया गया। बजट के कुछ बिंदु है, टैक्स कहीं पर भी नहीं बढ़ाया गया, यथावत रखा गया। टैक्स को लेकर सरकार ने राजस्व बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं उसमें कहीं ऐसा अतिरिक्त तो प्रयास नहीं दिख रहा है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, एक बड़ी मजेदार बात यह है 74,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो चुका है। मतलब जो घाटा है बजट का वो 74,000 करोड़ के पार पहुंच रहा है। इसे कहां से पूरा किया जाएगा इसको लेकर कोई तैयारी बजट में कहीं नहीं है। और मजेदार बात एक और है कि आप देख लीजिए कि पिछली बार जो 750 करोड़ रुपए दिए जाते थे ब्याज के, अब वो बढ़ के 950 करोड़ हो गए। मतलब 1,000 करोड़ रुपए महीना अब आपको ब्याज देना है। साल भर के 12,000 करोड़ रुपए तो ये हो जाते हैं। 18,000 करोड़ के हिसाब से आप लाडली बहनाओं को दे रहे हैं, वो हो जाते हैं आपके। तो आप जोड़ लीजिए ये सब पैसे तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि कितना सबसे ज्यादा पैसा किन कामों में इस प्रदेश का जाएगा। और सड़कों के लिए जो पैसा रखा गया इस बार 12,690 करोड़ रुपए सड़कों के लिए निकाले गए। ये बजट कौन सा है? लाडली बहना से भी बहुत नीचे का बजट है। मतलब अगर लाडली बहना पे 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, 1,800 करोड़, तो साल भर में इसमें 1,200 करोड़, मतलब 1,800 करोड़ में आपकी सड़कें प्रदेश की ठीक होंगी। ये वो जानकारियां जो बजट के अंदर दिख रही थी जो हमने आपको दी। बाकी पूरा बजट जो है वो अपने आप में विशेषता लिए हुए इस बार किसान वर्ष का बजट बनाया गया है ये पूरा का पूरा, और किसान और युवाओं को समर्पित किया गया है। तो ये तो थी हमारा कार्यक्रम जो हमने आपको दिया। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने साथियों तक दें ताकि और अधिक हम इसको बेहतर तरीके से बना सकें। धन्यवाद।